हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनीत सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री एक पहल में। एंड आई होप दैट यू ऑल डूइंग गुड। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो कितने टाइप के हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पिछला वीडियो समझ में आया होगा। तो बच्चे, आज के वीडियो का जो मेरा सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि भाई क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल ये दो चीज़ें एक हैं कि अलग अलग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं टर्म्स यूज्ड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो कौन कौन से टर्म है जिनका इस्तेमाल हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में करते हैं। तो एक कहानी हो जाए पहले। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये जो रॉक आप देख रहे हैं, जो चट्टान आप देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और इनका अरेंजमेंट क्या है, ये आप मुझे बताएं। तो आप क्या करेंगे? पूरे चट्टान को, पूरे पहाड़ को उठा के लेके जाएंगे, या आप क्या करेंगे? एक छोटा सा ब्लॉक काटेंगे, उसको ले जाके आप कहाँ ले जाएंगे? लैब में। लैब में आप टेस्ट करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट इसको बनाने में लगा है और उनका अरेंजमेंट क्या है। बिल्कुल उसी प्रकार आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ टर्म्स यूज्ड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? उनके अंदर छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं उनको निकाल कर उनके अरेंजमेंट, उनका स्ट्रक्चर वो रीड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जो सबसे पहला टर्म है जो इस्तेमाल होता है वो है बच्चे स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या है? स्पेस लैटिस जो है वो ढेर सारे पॉइंट्स का एक 3D अरेंजमेंट है। एक 3D अरेंजमेंट है, लेकिन बेटा एक बात याद रखें, रेगुलर अरेंजमेंट शुड बी देयर। तो ये देखिए एक अरेंजमेंट यहां पर मैं बना रहा हूं और ये कैसा है? रेगुलर अरेंजमेंट है। तो मैं यहां लिख सकता हूं इट इज अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। तो बेटा ये ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? पॉइंट्स का 3D अरेंजमेंट है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है 3D। तो चलो 3D बना के देखते हैं। यहां पर आप देखें, इसको 3D बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसको जो है पीछे की तरफ हल्का सा डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे और एक पॉइंट यहाँ देखो पीछे लगा दिया और एक पॉइंट देखेंगे आप यहाँ बेटा आगे की तरफ, ठीक है। ऐसी जितने भी पॉइंट्स हैं अगर इनको मुझे 3D में बनाना हो तो ठीक इनके पीछे एक पॉइंट और इनके आगे एक पॉइंट, ऐसा हम बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पेस लैटिस और 3D अरेंजमेंट है। 3D अरेंजमेंट को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? तो लेयर्स, कई सारे लेयर्स के फॉर्म हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम फिर से बना लेते हैं। ये देखिए पॉइंट, और यहाँ पर भी देखिए पॉइंट। बन गया, हमारा काम हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम इसका 3D अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो ये जो आप पॉइंट, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये कैसा पॉइंट है? बैक साइड का पॉइंट है। यहाँ लिख देंगे बैक, और ये क्या होगा? मिड, और ये क्या होगा बेटा? फ्रंट। बोलिए, समझ में आता है? ठीक है। और ये जितने भी ये पॉइंट होते हैं बेटा, इनको हम क्या बुलाते हैं? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट। एक नाम और देते हैं इसको, लैटिस साइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा स्पेस लैटिस, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है क्रिस्टल लैटिस। तो चलिए क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्रिस्टल लैटिस। तो अभी अभी आपने समझा स्पेस लैटिस क्या है। बेसिकली स्पेस लैटिस वाज द 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस। तो जहाँ जहाँ पर आपने स्पेस लैटिस में पॉइंट बनाया था, अगर वहाँ पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को पुटअप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बना के।
तो जैसे कि आपने स्पेस लैटिस में पॉइंट बनाया था, वहाँ हम क्या लिखने वाले हैं बताइए। मान लीजिए Na+Cl-, ये उन्हीं पॉइंट पे आकर सेटअप हो गया भाई। क्लियर है बातचीत? वही पॉइंट है, बस वहां पर क्या हमने कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐड कर दिया। तो बना लेते हैं। ये हमारा तैयार हो गया क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस की खास बात क्या है कि इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उनका सराउंडिंग जो होता है, जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होता है वो सेम होता है। यानी कि मैं कहूँ कि सोडियम का यानी Na+ का, या मैं कहूँ Cl- का, इन दोनों का सराउंडिंग सेम होता है। कैसे, आइए देखते हैं। भाई देखो, ये है पहला लेयर, कोई भी लेयर मान लो आप, एक लेयर है। इसके ठीक पीछे, इस सोडियम के ठीक पीछे आप देखेंगे जस्ट कौन लगा होगा, क्लोरीन। आगे भी देखें, क्लोरीन। ठीक इस तरीके से आप देखिए कितने क्लोरीन हो गए, काउंट करिए। 6 क्लोरीन जो है इसमें आप देखेंगे, इसके ठीक किनारे किनारे लगे हुए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे क्लोरीन में कितने सोडियम है सराउंडिंग में। तो देखें क्लोरीन में अगर आप देखेंगे इस क्लोरीन को, तो ये क्लोरीन जो है ये भी 6 सोडियम के साथ क्या है, सराउंडिंग में है। तो काउंट करके देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6। समझ में आता है? यानी इनकी सराउंडिंग बेटा इक्वल होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्रिस्टल लैटिस। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एवरी लैटिस साइड जो है बेटा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात समझ में आता है। और जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट होते हैं, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट होते हैं। तो ये तो होगी बेटा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और एनवायरनमेंट की बात मैंने आपको बता ही रखा है कि हर एक आयन का सेम एनवायरनमेंट होगा, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो क्लोरीन हो। तो चलिए आइए इसको और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, इस तरीके से पॉइंट जो है ऐसे ऐसे करके सेम गैपिंग देकर आपको बना लेना है। ये ट्रिक है आपको बता रहा हूँ बनाने का, कि जब भी आपको कभी क्रिस्टल लैटिस और इन चीज़ों को बनाना हो तो आप इस प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको कैसे बना रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने जो है इस तरीके से पॉइंट जो है बना लिए हैं। ठीक है भाई, ये मानकर चलिए जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और दे आर रेगुलरली अरेंज्ड, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि किसी भी रॉक को समझने के लिए एक छोटा सा ब्लॉक काटना है, तो बिल्कुल वही अरेंजमेंट हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे बने हुए, अंदर से इनके अरेंजमेंट क्या है। तो चलिए मिलाते हैं पॉइंट। ऐसे ही आप भी मिलाएंगे, ये देखें। ठीक, तो आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, इट्स वेरी इजी। देखें, तो आप देख रहे हैं ये जो अरेंजमेंट है ये बार बार क्या हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो चलिए इसमें से एक सेल हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको हमने बड़ा सा बना दिया है। तो ये जो हमने छोटा सा एक कमरा या छोटा सा एक सेल या छोटा सा एक फ्लैट हमने इस अपार्टमेंट से या हमने इस क्रिस्टल लैटिस से निकाला है, ठीक है, जिसके रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इंटायर क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड बाय दिस यूनिट सेल,
व्हेन इट रिपीट्स थ्रू आउट द क्रिस्टल या थ्रू आउट इन एवरी डायरेक्शन। तो बच्चे हमने इसको क्या बोला, एक यूनिट, और क्या है ये, क्या है ये, सेल। तो समझ में आया कि क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्लियर है बातचीत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है बेसिकली, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस का एक ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन बेटा जिसको हम रिपीट करें अगर डिफरेंट डायरेक्शन में, ये पूरी इंटायर क्रिस्टल लैटिस को क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं यूनिट सेल। तो ये हमारा तैयार हो गया यूनिट सेल। ठीक है भाई, यूनिट सेल के जितने भी साइड्स हैं, टोटल कितने साइड है बताओ भाई जरा यहाँ पे। तो साइड है कितने, 12। कितने कॉर्नर है, 8। ठीक, और जो बेटा इनकी साइड्स हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला साइड्स आप ले लीजिए, इसको हम क्या बुलाते हैं, एज लेंथ, एज लेंथ। ठीक है भाई, और यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर कॉर्नर्स हैं, जितने भी साइड्स हैं, इनके बीच में कोई ना कोई एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं बेटा, इसको समझने के लिए इसके अंदर से एक पोर्शन काट के बाहर निकाल के उसको स्टडी करते हैं। मान लीजिए हमने ये पोर्शन निकाल लिया। ठीक, ये देखें यहाँ पे भाई 3D यूनिट सेल है ना, तो क्या होगा बताइए, एक्स वाई एंड जी, यही हो रहा है यहाँ पे, एक्स वाई एंड जी दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो एज लेंथ है इधर वाला, ये दिस वन, ये है यहाँ पे। ठीक, तो हमने इसको क्या बोला, ए, दिस एज लेंथ इज कॉल्ड ए। इधर का जो एज लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, ए नहीं, उसको अलग नाम देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस पे है। तो मान लीजिए बी है, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, सी। तो जितने भी एज लेंथ है इनके बीच में कुछ न कुछ एक्सियल एंगल तो होना स्वाभाविक है। ठीक है, वो क्या क्या है देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है, अल्फा, ये होगा बीटा, और ये होगा क्या, गामा। तो ओवरऑल हमारे पास कितने पैरामीटर्स आ गए किसी भी यूनिट सेल को रीड आउट करने के लिए, 6 पैरामीटर्स प्रेजेंट इन 3D यूनिट सेल। ठीक, तो यहां हम लिख देंगे 6 पैरामीटर। कौन कौन से, ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा, विच इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन एनी यूनिट सेल। समझ में आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में इसके 2 टाइप हैं। कौन कौन से, पहला है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है बेटा वो सबसे सिंपल यूनिट सेल होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होता है, यानी ये कहीं कॉर्नर्स के अलावा कहीं बीच में कहीं मौजूद नहीं होगा। ठीक है भाई, तो चलिए इसका हम दूसरा नाम भी लिख देते हैं, सिंपल यूनिट सेल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो टाइप है वो क्या है बेटा, सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी मैंने कहा था कि भाई ऐसे यूनिट सेल, ठीक है, जिसमें कॉर्नर्स पे अगर मौजूद है, सिर्फ कॉर्नर पे तो प्रिमिटिव है, और अगर कॉर्नर्स के अलावा भी कहीं मौजूद है तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। हो सकता है मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं वो एक यूनिट सेल है। ठीक है, कितने कॉर्नर हैं आपके कमरे के, 8। ठीक, मान लीजिए कोई आइटम आपके कमरे के बीच में है, उसके अलावा भी कॉर्नर पे था ही है, बीच में भी है। मान लीजिए बीच में ना होकर वॉल पे एक एक आइटम लगा हुआ है, तो क्या होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए देखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप का है। ये होते हैं बेटा 3 टाइप के। कौन कौन से, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्टकट लिखें तो BCC, FCC और ECC। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसेस। अभी तक आपने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरीके से अरेंज्ड है, क्रिस्टल लैटिस बना रहे हो, यूनिट सेल बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनके अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल।
ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डायमेंशनल लैटिस किस प्रकार से दिखेगा? तो ये देखिए, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, लगा दिया हमने, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर लिख दिया जाए वन डायमेंशनल, और यहाँ क्या लिखेंगे? लैटिस, ठीक, वन डायमेंशनल लैटिस। तो भाई इसको मेजर करने का, एनालाइज करने का क्या तरीका है? कोई एंगल बन रहा है क्या? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, इसमें हम पैरामीटर ए के ही इस्तेमाल करेंगे, दैट इज व्हाट? ए। समझ में आता है? तो यहाँ पर एक ही पैरामीटर है, वन पैरामीटर, ठीक है भाई। चलो इसको एक और तरीका देखते हैं समझने का। मान लीजिए आपके पास, ठीक है, ढेर सारे बॉल्स हैं, ठीक, और आपको मैं बोलता हूँ इसको अरेंज करिए बेटा अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन। इसका मतलब जो वन डी जो लैटिस होता है बेटा, वो अलोंग द लाइन ही होता है। वैसे तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है जो अलोंग द लाइन अरेंजमेंट रखती है। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर 3D ऑलमोस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो 2D मिलेगा, ठीक है। 1D का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए ये आपका कोई रूम है, ठीक है, और आपने क्या किया, ढेर सारी बॉल्स ऐसे लगा दिए एक साइड में, ये देखिए लगा दिया। तो ये क्या है? आपका वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है, यानी 1D लैटिस, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1D लैटिस कैसा है ये बेटा? ये अलोंग द लाइन होता है। चलो समझ में आता है, क्लियर है? तो चलिए आगे दूसरा देखते हैं, 2D लैटिस। 2D लैटिस ये क्या होगा? 2D लैटिस, इसको समझते हैं। अभी आपने देखा कि आपने क्या किया, आपने बॉल को लगा दिया कमरे में, एक कॉर्नर के साइड से स्टार्ट किया, दूसरे कॉर्नर तक पहुंचा दिया, और एक ही लाइन में आपने बना दिया। मैं कह रहा हूं पूरे कमरे को बॉल से आप भर दो, यानी ये जितने बॉल्स आपने इधर बनाए हैं इसको यहाँ तक, पूरा यहाँ तक क्या करें? भर दीजिए। क्या होगा? एक पूरा लेयर बन गया। जहाँ पर क्या होगा? आप डायरेक्शन देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन था, लेकिन अब कितने डायरेक्शन है बताओ? अब यहाँ पर 2 डायरेक्शन है, ध्यान रखना बच्चे, कितने डायरेक्शन है? 2। ये देखिए x एंड y, और इनके बीच में एक एंगल भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं, ढेर सारे पॉइंट्स बना लेते हैं जिससे समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर हम जो है एनालाइज करेंगे कितने टाइप के बेटा हमारे 2D यूनिट सेल फॉर्म हो सकते हैं। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो यहां पर कुछ बातें लिख लें पहले। तो कितने पैरामीटर्स मैंने यहां बताए थे इसके लिए? हेलो, हाउ मेनी पैरामीटर्स? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? एक मैंने बताया था बेटा इनका x एक्सिस पे लेंथ, और एक मैंने बताया था b पे, और इनके बीच में कुछ एंगल, यानी ओवरऑल a, b और अल्फा एंगल, ठीक। और ये कैसे होते हैं? अलोंग द प्लेन होते हैं। लिख देते हैं इसे अलोंग द प्लेन। भाई प्लेन ही तो बनेगा यार, एक पूरा लेयर ही तो बनेगा फिर। तो इतना समझ में आता है। तो 2D में कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे, लेकिन 2D में कितने यूनिट सेल बनेंगे सर वो तो बताओ पहले। तो देख लेते हैं कितने यूनिट सेल बनते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे मिला के, इधर के क्या है बेटा? ए ए ए ए, इधर क्या मानेंगे? बी बी। तो देखें यहाँ पर एक तो बेटा ये यूनिट सेल बनेगा पहला, क्या नाम रखें इसका बताओ? स्क्वायर यूनिट सेल। मानते हो ये बात? स्क्वायर यूनिट सेल बनेगा एक तो इसमें 2D में, ठीक। और इस स्क्वायर में इसके जो पैरामीटर्स वो क्या होंगे? a इक्वल टू बी एंड अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। बोलिए समझ में आता है? चलिए दूसरा यूनिट सेल बना के देखते हैं 2D में कितने बन सकते हैं। कितने पॉसिबल यूनिट सेल हैं 2D में? टोटल 5 है, ठीक। तो कितने हो गए? 1। तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास रहेगा यहाँ पे कैसा? ये रेक्टेंगल, यहाँ लिख देते हैं रेक्टेंगल यूनिट सेल। बताइए a इक्वल टू बी है? नहीं, लेकिन अल्फा कितना है? 90 डिग्री।
तो कितनी होगी हमारे पास इस वक्त टोटल यूनिट सेल? 2 है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। क्या ये भी बन सकता है? हाँ या ना? क्या इस टाइप के भी यूनिट सेल पॉसिबल है? यस और नो? यस सर। तो इसका लिख दिया जाए तीसरा, क्या ये? पैरेललोग्राम। यूनिट सेल। ठीक है भाई। यहां पर क्या है? ए और बी बराबर है क्या? देखो, क्या ए और बी बराबर है? नो चांस। इसमें भी लिख लो ए बी, इधर नहीं लिखा गया था है ना, इधर बी, लेकिन इधर ए क्या है? काफ़ी लेंथी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए नॉट इक्वल टू बी इवन अल्फा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा। देखो ये हमारा तीसरा 2D यूनिट सेल फॉर्म हुआ जिसका हमने क्या नाम बताया? पैरेललोग्राम। तो चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ। चलिए फोर्थ यहाँ से मिला दीजिए। ठीक, ये वाला जो हमारे पास यूनिट सेल 2D में निकल के आएगा, इसका क्या नाम है? रोम्बस। क्या नाम है? रोम्बस। तो यहां लिख लेते हैं फोर्थ। रोम्बस यूनिट सेल। ठीक है। यहां ए और बी तो बराबर है बेटा, ये एक प्लस पॉइंट है। ए बी तो बराबर है, लेकिन मान लीजिए ए है और ये बी है, लेकिन जो अल्फा है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये याद रखना है आपको, एग्जाम में आ सकता है। ये टॉपिक पहले एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं था, लेकिन अभी इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये भी अब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा। चलिए, तो 4 तो हो गए, लेकिन सर आपने कहा था 5 होते हैं, वो 5वां कौन सा है? तो बेटा उसके लिए हमें अलग से बनाना पड़ेगा। तो हमारा जो 5वां यूनिट सेल है बेटा 2D लैटिस का, वो है हेक्सागोनल यूनिट सेल। और कैसे बनेगा देखते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के भी बेटा आप देखेंगे 2D में जो अरेंजमेंट है पार्टिकल के, इस टाइप के भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो 5वां अरेंजमेंट है वो इसमें पाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, आप मिला दीजिए आप कहीं से भी, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल। ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे ए इसको मान लें, बी इसको मान लें। तो यहाँ पर क्या है? ए और बी क्या है? इक्वल है। और बेटा अल्फा, अगर इनके बीच का एंगल अगर हम देखें कितना आएगा बताइए? 60 डिग्री। तो ये था हमारा बेटा फिफ्थ यूनिट सेल, जो कि क्या था? हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, इन 2D। तो बताइए समझ में आता है? चलिए स्टार्ट करते हैं 3D लैटिस, देखते हो किस टाइप का है और उसमें कितने प्रकार के यूनिट सेल फॉर्म हो सकते हैं। तो बेटा जो हमारा लास्ट लैटिस है वो कौन सा है? 3D लैटिस। तो 3D लैटिस बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस। तो बेटा इसमें समझने के लिए हम क्या करेंगे? वही जैसा हमने पहले किया कि पैरामीटर्स को देखेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पर डिसाइड करेंगे हमारे 3D लैटिस को। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है 3D में क्या होगा भाई? एक्स वाई जेड ये तीनों प्लेन में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर समझने के लिए एक बात आप याद रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ए बी सी एंड उनके बीच में जो वैल्यू है अल्फा बीटा गामा का, ये जो एंगल है, उसके बिहाफ पे बेटा हम लोग जो है टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं? 7। कितने? 7। ज़्यादातर क्या होता है टीचर्स इसे नहीं कराते हैं, बस आपको बना के दिखा देंगे और कहेंगे इसको और रट लो। तो बेटा यहाँ रटने का हिसाब किताब नहीं है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसे याद रखना है। कई बार क्या होता है जी मेंस में और नीट में इनके जो अल्फा बीटा गामा होते हैं उनके एंगल्स के बारे में पूछा जाता है और रिलेशन बिटवीन ए बी सी भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा हमने यहाँ पर क्या बना रखा है? एक्स वाई जेड प्लेन बना रखा है और ये समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है कि भाई देखें किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो ए बी सी तो हो गया बेटा इनका एज लेंथ, यानी कि रिलेशन बिटवीन ए बी सी, और इनके बीच में जो एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा। तो टोटल कितने वैल्यू है हमारे पास? हाँ, कितने पैरामीटर हैं? 6, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है? मान लीजिए आपने जी मेंस क्लियर कर लिया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिया और क्लियर करने के बाद आप किसी कंपनी में गए जॉब करने के लिए। अच्छा, उस कंपनी का नाम क्या है? ज़रा देखें कंपनी का क्या नाम है जहाँ आपको जॉब मिली?
RMT, क्या नाम है कंपनी का? सीटो RMT। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। सीटो RMT में सी का क्या मतलब है? क्यूबिकल। कैसा क्रिस्टल सिस्टम बेटा ये? क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। पहला, ये आपके सिलेबस में 95% है, जो कि आपको नीट और जी में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। देख लेते हैं इनका शेप कैसा होता है। ठीक, तो ये है आपका क्यूबिकल, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, ये रहा मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो चलिए रिलेशन बिटवीन ABC करते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको ये, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आया है कभी भी, तो आप ये चार्ट बना लेंगे तो आपको याद रहेगा कहाँ पे कौन सा एंगल है। तो चलिए देखते हैं भाई, क्यूबिकल में क्या होगा बताइए? A, B और C तीनों इक्वल। टेट्राहेड्रल में याद करने का तरीका देख लें भाई, यहाँ पर नॉट इक्वल C है, अगले में कोई इक्वल नहीं है ABC। ऑर्थोरोम्बिक में, हेक्सागोनल में आप क्या करेंगे? अब यही दोनों रिपीट कर दो फिर से, यहाँ से रिपीट करना। ये देखें A, B नॉट इक्वल टू C एंड A इक्वल टू B। बाकी में क्या है? नॉट इक्वल। बाकी में नॉट इक्वल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनमें वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या है। तो याद रखें, अल्फा बीटा एंड गामा कितना डिग्री है? 90। तीनों में सेम है, अल्फा बीटा एंड गामा शुरू के 3 में सेम रहेगा। बस यहाँ चौथे से डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। हेक्सागोनल में याद रखेंगे, अल्फा बीटा 90 डिग्री है और गामा कितना बेटा? 120 डिग्री है। 120 कहाँ से? यहाँ से। ठीक, अगले में रोम्बोहेड्रल। हाँ भाई, रोम्बोहेड्रल इंपॉर्टेंट है। रोम्बोहेड्रल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पर कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखें इसमें क्या लिखने वाले हैं आप? अल्फा बीटा एंड गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे मोनोक्लिनिक में क्या होगा बेटा? सिर्फ 2 एंगल ही 90 होंगे, बाकी 90 डिग्री नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अल्फा एंड गामा इक्वल टू 90। ठीक, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, अल्फा बीटा इक्वल टू 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। एंड लास्ट क्या है बेटा? ट्राइक्लिनिक। ध्यान देना, ट्राइक्लिनिक, ये है ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या है? तीनों एंगल बेटा, जो वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा है, तीनों के तीनों क्या होंगे? नॉट इक्वल टू 90। तो देख रहे हैं यहाँ पे, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90। समझ में आता? क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि जितने भी आपने यहाँ पर देखे हैं क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिकल हो, टेट्राहेड्रल या ऑर्थोरोम्बिक हो, या कोई सा भी आप उठा लीजिए, ये सारे के सारे बनाए जा सकते हैं किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर। करना क्या है? आपने पॉइंट टू पॉइंट ही तो कनेक्ट करना है बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने देखा अभी यहाँ पर टेट्राहेड्रल, क्या इसके बीच में कोई लैटिस पॉइंट नहीं होगा? होगा, लेकिन हमने उसे कनेक्ट नहीं किया। मतलब हम ये कह सकते हैं टेट्राहेड्रल या जो है क्यूबिकल या जो है ऑर्थोरोम्बिक, ये किसी भी स्पेस लैटिस में बनाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरे क्रिस्टल में क्या करेगा? रिपीट करेगा अपने आप को। तो समझ में आता है? तो चलिए देखते हैं अगला, पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है बेटा, मान के चलिए कि आपका कोई फ्रेंड है और उसका जो फ़ोन नंबर वो क्या है? 3241 और बाकी आपको पता ही है 121 आप डायल कई बार किए होंगे।
तो आपके बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन नंबर क्या है? 3241121। ठीक है, तो ये 3241121 से हमें क्या हेल्प मिल रहा है? ठीक है, यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कितने यूनिट सेल बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। तो क्यूबिकल में जो टोटल यूनिट सेल बनाए जा सकते हैं वो कितने हैं? मैक्सिमम 3। कौन कौन से? प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा प्रिमिटिव तो बेटा सारे बनाएंगे, प्रिमिटिव जो है वो सारे बनाएंगे। प्रिमिटिव के बारे में मैंने क्या बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां पर रहेंगे? कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो सिंपल वाला जो यूनिट सेल है वो तो सब में बनेगा। तो चलो एक काम करते हैं, सब में लिख लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव ठीक। अच्छा, सबसे ज्यादा यूनिट सेल किसमें बन रहा है? ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बिक में टोटल कितने? 4। कौन कौन से? चलो वो भी लिख लिया जाए पहले। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, एंड सेंटर्ड जो यूनिट सेल है वो एक ऑर्थोरोम्बिक में पाया जाता है और दूसरा किस में पाया जाता है? ये याद करने वाली बात है, क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक के अलावा किस में पाया जाएगा? मोनोक्लिनिक में। तो यहां लिख देते हैं। ठीक, बाकी में आप देखे रहे बेटा एक है तो कोई नहीं, प्रिमिटिव ही बनेगा। ठीक है, एक जगह आप देखेंगे 2 है, तो यहां पर बेटा जो है ध्यान रखने वाली बात है कि भाई टेट्राहेड्रल और मोनोक्लिनिक में दो टाइप ऑफ या 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल बनेगा। कौन कौन से? इसका तो चलो क्लियर हो गया, एंड सेंटर्ड। लेकिन यहां याद रखने की बात है, टेट्राहेड्रल में कौन सा बनेगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? तो टोटल कितने पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल हम बना सकते हैं? जरा देखो भाई, काउंट करके देखो कितना आ रहा है। 3 2 4 1 1 2 1, काउंट करके देखो 14 आएगा। Total how many type of unit cell possible by the 7 type of crystal system? 14। बेटा ऐसी 14 टाइप ऑफ जो पॉसिबल यूनिट सेल है या आप कह लें लैटिसेज है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेविस। क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ब्रेविस ने बताया था। तो ब्रेविस लैटिसेज लिख लेते हैं। बेटा एक बार एग्जाम में आ चुका है ये कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लैटिसेज पॉसिबल, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर? 14। ये जी मेंस में एक बार आ चुका है, अब ये नहीं पता कौन से सर में आया हुआ है, लेकिन ऐसा पूछा जा चुका है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन ABC एंड व्हाट आर द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन द केस ऑफ रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। तो अगर आपको ये चार्ट याद रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इजी है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं बेटा, 2-3 बार आप बनाएंगे ऑटोमेटिक आपको आ जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने रोम्बोहेड्रल में क्या बताना है? डायरेक्टली ABC इक्वल है और अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये वीडियो अगर आपने देखा और अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड थैंक यू।